हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो वही रहने वाला है जो पिछली क्लास में था, आईटी लिटरेसी, और क्लास नंबर होगी 9। और आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपके हो चुके हैं क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7 यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। क्लास नंबर हमारी कौन सी है? क्लास नंबर है हमारी 9 और टॉपिक है आईटी लिटरेसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे आईटी लिटरेसी। और आपको फिर से बता दें कि सभी के सभी टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। और लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। इससे पहले कि हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्लास नंबर हमारी कौन सी थी? क्लास नंबर 8 थी। उसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे आईटी लिटरेसी से रिलेटेड, और 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, डैश इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट लीव लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स एंड रिज्यूम। डैश उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिसका उपयोग अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र, रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र और रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है? कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का? अगर आपने MS वर्ड देखा होगा, MS वर्ड, तो MS वर्ड जैसे आप खोलते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है तो वहाँ पे आप अपना लीव लेटर यानी कि अवकाश पत्र टाइप कर सकते हो, आवेदन पत्र टाइप कर सकते हो, सारी चीज़ें टाइप कर सकते हो। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है MS वर्ड, ऑप्शन डी MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मेन चीज़ ये है कि अगर जैसे कि ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, इसको मुझे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करोगे तो वो हाईलाइट सा हो जाएगा ना, अलग से दिखेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ लिखा है, कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है, अगर कोई चीज़ अंडरलाइन कर दी जाती है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि अगर किसी चीज़ को अंडरलाइन किया जाए तो वो कौन सी शॉर्टकट कुंजी है अंडरलाइन करने के लिए? अंडरलाइन के लिए होती है Ctrl+U, ऑप्शन ए Ctrl+U, अंडरलाइन करने के लिए, किसी भी शीर्षक को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट है, विच फंक्शन की अलो यू टू रीनेम अ फाइल। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? मतलब आपकी कोई फाइल है, जैसे आपकी किसी फाइल का नाम है द रिज्यूम फाइल है, लेकिन आपको फाइल का नेम थोड़ा बदलना है, थोड़ा अलग रखना है, तो आप कौन सी कुंजी का यूज़ करोगे? कौन सी फंक्शन कुंजी आप दबाओगे और फिर वो टाइप करोगे कि जो आप दूसरा नाम रखना चाहते हो उस फाइल का? तो फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी है? वो है F2, फंक्शन कुंजी। कौन सी है? F2 है। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सिक्वेंस। अनुक्रम में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। ये जो अनुक्रम है इसमें लुप्त शब्द ज्ञात करना है। क्लिक टू होम टैब पर जाना है, सिलेक्ट डैश ग्रुप एंड सिलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन से ग्रुप में जाना है और लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करना है? कौन से ग्रुप में जाना है और लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करना है? तो वो ग्रुप कौन सा है? वो है पैराग्राफ, ऑप्शन सी पैराग्राफ। नेक्स्ट है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना के लिए उपयोग किया जाता है। गणना के लिए उपयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? वो है स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। ये क्वेश्चन देखो कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से समझ में आ रहे होंगे, बाकी ट्रेड के स्टूडेंट्स को कम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को 1 या 2 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, इतने टफ नहीं है, इतना ज़्यादा आपको टफ नहीं लगने चाहिए, इतने परेशान नहीं होना चाहिए आपको इन क्वेश्चन से। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो ज़रूर आएगा। अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ऑप्शन पढ़ोगे आपको आंसर आ जाएगा। अब वो बात अलग है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने पढ़ाई नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। आई अंडरस्टैंड, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक दो बार आप इन क्लासेस को देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है या फिर MS एक्सेल वर्कशीट का एक हिस्सा नहीं है। तो एक्सेल में देखो कॉलम भी होते हैं, कॉलम और रो तो उसके मेन पार्ट्स ही होते हैं इस तरीके से। एक्सेल में फॉर्मूला बार भी होता है, पेंट बार एक्सेल में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, पेंट बार एक्सेल का घटक नहीं है। नेक्स्ट है, डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। क्वेश्चन पूछ रहा है डैश में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, वर्कशीट होते हैं। किसमें अधिक कार्यपत्रक होते हैं, एक से अधिक वर्कशीट होती हैं, वर्कबुक में, वर्क फाइल में, एड्रेस बार में या फिर डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आपको देखो वर्कबुक दिख रही होगी। अब नॉर्मल बुक आप समझ लो नॉर्मल बुक है, ये खुली हुई बुक है। ठीक है, अब बुक में क्या होगा, बुक में बहुत सारे पेजेस होंगे ना, बहुत सारी सीट्स होंगी ना, तभी तो वो बुक बनती है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा दो कवर हो गया और बीच में एक पेज हो गया, ऐसे नहीं ना, ऐसे तो बुक नहीं बनती है। बुक कैसे बनती है, बहुत सारी सीट्स होती हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तभी तो वो बुक बनती है। तो जो सीट से मिलके बनी होती है वो होती है बुक। तो यही मेथड इसी में भी है कि एक या एक से अधिक वर्कशीट होते हैं, किसमें, वर्कबुक में होते हैं। हाँ, वर्कबुक में होते हैं। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द राइट सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन एक सही सेल पता है, निम्न में से कौन सा एक सही सेल पता है। अब यहाँ पर देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सीधा अपने लैपटॉप से भी दिखा सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये एक्सेल का दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ एक्सेल, यहाँ पर आपको ABCDEFG ये सारे दिख रहे हैं कुछ लेटर्स, इनको कहा जाता है कॉलम। ठीक है, कॉलम। और ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है रो। ठीक है, इतना आप समझ गए। 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट को में जो लिखा है इसको कहा जाता है रो। ये जो इस फॉर्मेट में लिखे हैं इनको कहा जाता है रो, और इनको कहा जाता है कॉलम। इतना आप समझ गए। चलो अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था कि किस तरीके से आपके जो कॉलम है वो किस तरीके से लिखे थे और रो किस तरीके से आप लोगों का लिखा था। अब आप बता सकते हैं कि आपका सही फॉर्मेट क्या होगा। सही फॉर्मेट क्या होगा, पहले आएगा आपका कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ऑप्शन में पहले कॉलम कौन कौन से ऑप्शन पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है आपके रो पे। रो में हमने कहीं भी @ का साइन नहीं देखा था, केवल और केवल लेटर्स थे। ठीक है, कोई भी आपके प्रतीक नहीं थे आपके रो में। मैंने आपको सीधे दिखाया था स्क्रीन पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सही सेल पता कौन सा है, G16 है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले आता है कॉलम, कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, कॉलम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द सेल। सेल एड्रेस डैश और डैश सेल का एक संयोजन है। अभी हमने देखा था कि जो सेल एड्रेस होता है उसमें किस किस चीज़ का संयोजन होता है। पहले मैंने क्या बताया था, पहले आता है कॉलम और उसके बाद आता है रो। ठीक है, कॉलम नेम एंड रो नंबर। कॉलम नेम, ये नेम ही तो है कॉलम का नेम, ABCD। कॉलम बताया था मैंने, भूल बहुत जल्दी जाते हो। और रो होती है काउंटिंग नंबर वाली रो, है ना। तो कॉलम नेम एंड रो नंबर, ऑप्शन डी होगा आपका राइट।
कॉलम नेम, सेल एड्रेस, कॉलम नेम और रो नंबर सेल का एक संयोजन है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल सीट। कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है। अब देखो ये मैं आपको स्क्रीन पर, एक्सेल की स्क्रीन पर ले जाके बता सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाके आपको हर एक क्वेश्चन समझा सकती हूँ, लेकिन वो फिर 1-1.5 घंटे की चली जाएगी, तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप 20-25 मिनट की तो सही से देखते नहीं हो टिक के, आप 1-1.5 घंटे की क्या देख पाओगे। तो इसी वजह से आपको नहीं समझा रहे हैं स्क्रीन पे ले जाके। जो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन होते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो अभी एक्सेल का था तो वो मैंने आपको स्क्रीन पर, एक्सेल स्क्रीन पर ले जाके आपको समझा दिया, क्योंकि उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है। कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है, तो वो है Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+P। नेक्स्ट है टू इंटर एनी फॉर्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को इंटर करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को इंटर करने के लिए, फॉर्मूला को इंटर करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा वो सिंबल है डी, ऑप्शन डी इज इक्वल टू आपका सिंबल होगा फॉर्मूले को इंटर करने के लिए एक्सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है डैश फंक्शन अलो द यूजर टू परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है डैश कार्रवाई फंक्शन उपयोगकर्ता को जोड़ने की अनुमति देता है। कौन सा कार्रवाई जो है वो फंक्शन को उपयोगकर्ता को जोड़ने की अनुमति देता है। कौन सा कार्रवाई फंक्शन है जो उपयोगकर्ता को जोड़ने की अनुमति देता है। जोड़ने की अनुमति कौन देता है, सम, ऑप्शन बी। कौन सा फंक्शन है, सम। नेक्स्ट है डैश ओपिनियन अलो द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड। क्वेश्चन पूछ रहा है डैश विकल्प उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि वर्कशीट मुद्रित होने पर, ये मैंने 2 बार लिख दिया, मुद्रित होने पर कैसा दिखता है। यह जांचने के लिए अनुमति देता है, कौन सा विकल्प है जो उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि वर्कशीट मुद्रित होने पर कैसी दिखती है। कैसी दिखती है, तो वो है क्या, प्रीव्यू। पहले से ही देख लो कि भाई जो मुद्रित हुई है, जो प्रिंट हुई है वो कैसी दिखती है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा विकल्प है, प्रीव्यू। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। एमएस एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट रूप से डैश के साथ सहेजी जाती है। एमएस एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट रूप से कौन से एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, तो वो एक्सटेंशन कौन सा है, वो है .xlsx। अगर कोपा वाले स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि हमने कोपा की क्लास में ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट है टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज। ये भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक मोस्टली लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना, क्वेश्चन पढ़ो। एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में कट और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ये टेक्स्ट है, इसको हमें यहाँ से कट करना है और पेस्ट करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है। ठीक है, कट करना है और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी कुंजी होगी, तो उसके लिए कट के लिए होती है देखो Ctrl+X और पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V। ऑप्शन बी Ctrl+X देखो होती है, Ctrl+S होती है कट के लिए और पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V। वो होती है किसके लिए, पेस्ट के लिए। नेक्स्ट है डैश इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। इनमें से कौन कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया। इनमें से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वव्यापी प्रणाली है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैडम जी अब वो ऑप्शन नहीं आता है, वो ट्रिक वाला, ऑल ऑफ द अबव वाला,
अरे वही तो मैंने बोला था कि हर जगह इसकी वजह से बोल रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ा करो, ऑप्शन पढ़ा करो। ऑप्शन वो ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन पे इतना जोर मत दो, हर क्वेश्चन में आपको वो ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक दो टॉपिक के बाद उस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपका फेवरेट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा, कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। अब इंटरनेट के बिना तो कुछ है ही नहीं। सोशल मीडिया, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया लिख दिया, ये तो कुछ नहीं है इंटरनेट के बिना। इंटरनेट ही नहीं होता तो ये सोशल मीडिया आता ही नहीं। नेक्स्ट है अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स आवर लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है, एक वायरलेस तकनीक जो एक लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे कहा जाता है। एक तकनीक है जिसे जो क्या बोलते हैं, वायरलेस तकनीक, यानी कि बिना वायर के एक लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। भाई वायरलेस की बात आती है तो हमारा क्या आंसर होगा, वाईफाई होगा, वाईफाई है ना, वायरलेस। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इनमें से इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, डेटा चैनल हमारा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट। 44 नंबर क्वेश्चन है डैश आर वर्ड दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन है ऐसे शब्द हैं जो हमें वह खोजने में मदद करते हैं जो हम देख रहे हैं इंटरनेट पर। ऐसे शब्द जो हमें वह खोजने में मदद करते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम इंटरनेट पर देख रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स, कीवर्ड्स, ब्राउज़र या फिर नेम। क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स होगा, कीवर्ड्स होगा, ब्राउज़र होगा या फिर नेम होगा। भाई अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो आपको कीवर्ड डालना होगा। कीवर्ड क्या, जैसे अनामिका मैम ITI, आप मेरा चैनल देखना चाहते हो तो अनामिका मैम ITI डालिए, ये कीवर्ड है। ITI क्लासेस बाई अनामिका डालिए, ये कीवर्ड है। ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास बाई अनामिका मैम, ये डालिए, ये कीवर्ड्स हैं। तो ये आप खोजने में जो मदद करते हैं वो क्या, कीवर्ड्स ही तो हैं। आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको जो आप देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो, तो क्या होगा, कीवर्ड्स। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। जब आप वेबसाइट खोज रहे हो तो आप पता कहाँ टाइप करते हो। जब आप वेबसाइट ढूंढ रहे होते हो, वेबसाइट ढूंढ रहे होते हो तो आप पता कहाँ टाइप कर रहे होते हो। आपको वेबसाइट ढूंढनी है और आपको वो वेबसाइट ढूंढने के लिए आपको टाइप करना होगा कि भैया आप कौन सी वेबसाइट ढूंढ रहे हो, तो वो आपको टाइप करना होगा। तो वो आप टाइप कहाँ करोगे, जीमेल पे करोगे, कंप्यूटर पे करोगे, एड्रेस बार पे करोगे या फिर टास्क बार पे करोगे। वही वेबसाइट खोजने के लिए आपको अपना पता कहाँ टाइप करोगे, तो करोगे आप कहाँ, एड्रेस बार पे। एड्रेस बार पे आप अपना पता टाइप करोगे। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। एक नया पासवर्ड पर सेटिंग करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए। एक नए पासवर्ड पर सेटिंग करते समय किसका पालन किया जाना चाहिए। मतलब आपने कोई पासवर्ड बनाया बड़ा तगड़ा सा, इंस्टाग्राम का आपने पासवर्ड बनाना है बड़ा तगड़ा, कोई ना उसको खोल पाए। मोस्टली क्या होता है, भाई बहन चुपके चुपके से चलाते हैं ना ये मैं मजाक कर रही हूँ, पहले बचपन में बहुत चलाती थी भाई का फेसबुक आई थिंक भाई ये क्लास ना देखे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, मेरी पोल खुल जाएगी। हाँ, तो ऑप्शन है पासवर्ड शुड बी योर नेम। पासवर्ड आपका नेम होना चाहिए। भाई आपका जैसे कोई नेम है, जैसे मेरा नाम अनामिका है, तो क्या मैं अपना पासवर्ड केवल अनामिका नाम से रखूँगी, ये तो हर कोई पकड़ लेगा भाई। क्योंकि लोग अगर जब कोई पासवर्ड खोलते हैं तो लोग सबसे पहले नाम टाइप करते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं, है ना, मोस्टली ये होता है। क्या पासवर्ड शुड बी योर, हाँ देखो मैं हिंदी भी पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ। पासवर्ड शुड बी योर फ़ोन नंबर। क्या आपका पासवर्ड आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। नेक्स्ट, पासवर्ड मस्ट हैव ओनली 5 to 6 लेटर। पासवर्ड क्या आपका 5 से 6 अक्षरों तक ही होना चाहिए, या फिर तगड़ा एकदम पासवर्ड बनाना है कोई ना खोल पाए, या फिर पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स।
मतलब ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स भी हों, नंबर्स भी हों और प्रतीक भी हों। फॉर एग्जांपल मुझे अपना पासवर्ड बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी देखो @ सिंबल भी आ गया, फिर बनाऊंगी, फिर क्या लिखूंगी मैं, लेटर्स लिखूंगी अनामी, और फिर मैं लिख दूंगी 09। देखो सिंबल भी आ गया और लेटर्स भी आ गए और नंबर्स भी आ गए, तो ये एक तगड़ा पासवर्ड है ना। मतलब मोस्टली लोग नहीं खोल पाएंगे, ऐसा नॉर्मली कोई नहीं खोल पाएगा @ अनामिका 09 इस तरीके से, या फिर #@ अनामी 009 या फिर कुछ भी इस तरीके से, मतलब जिसमें आपके सिंबल्स भी हों, आपके अल्फ़ाबेट्स भी हों और आपके नंबर्स भी हों। आप अब उस हिसाब से अगर पासवर्ड बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब कोई भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप अपने नेम से बनाते हैं, अपने फ़ोन नंबर से या फिर डेट ऑफ बर्थ से। ये वाला ट्राई करके देखना, कोई नहीं खोल पाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट है ना। पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट है, इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग डैश कॉम्बिनेशन की। विंडोज में आप अपने कंप्यूटर को डैश कॉम्बिनेशन कीज दबाकर लॉक कर सकते हैं। मतलब विंडो में आप अपने कंप्यूटर को कौन सी कॉम्बिनेशन की है उसको दबाकर आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की है जिसको आप प्रेस करोगे, दबाओगे तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, उसको नहीं खोल पाओगे। ठीक है, वो लॉक हो जाएगा। तो वो कॉम्बिनेशन की है Ctrl+Shift+10। ऑप्शन सी Ctrl+Shift+10। नेक्स्ट है, डिलीट्स spyware programs installed on your computer and can prevent them from getting installed। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, डैश आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हटा देता है और उन्हें इंस्टॉल होने से रोक सकता है। इनमें से क्या है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हटा देता है और उन्हें इंस्टॉल होने से रोक सकता है? वो क्या है, एंटी स्पाईवेयर है, वायरस है, सॉफ्टवेयर है या फिर पासवर्ड है? वो है क्या, एंटी स्पाईवेयर। ऑप्शन ए एंटी स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन लेन देन के दौरान किन क्रियाओं से बचना चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ऑनलाइन लेन देन के दौरान किन क्रियाओं से बचना चाहिए? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजिंग ओनली सिक्योर्ड साइट। तो ऑनलाइन लेन देन के दौरान किन क्रियाओं से बचना चाहिए? शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, सॉरी क्या होगा, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्लास का। अ वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट हैज HTTPS एज इट्स प्रीफिक्स एंड अ लॉक्ड सिंबल, लॉक्ड डैश सिंबल। एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS है और एक लॉक किया हुआ डैश प्रतीक है। क्या, स्पीकर, पैडलॉक, इक्वल या फिर स्टार? क्या होगा इसका आंसर? एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS है यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और एक लॉक किया हुआ डैश प्रतीक है। क्या, पैडलॉक। ऑप्शन बी होगा पैडलॉक। चलिए तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। और आपको बता दें कि ये जो IT लिटरेसी हमारा टॉपिक है इसमें टोटल 3 क्लास होनी है और 2 ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगली हम क्लास करेंगे क्लास नंबर 10, इसमें टोटल 77 ऐसे कुछ 80 क्वेश्चन हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। और अगली क्लास में क्लास नंबर 10 के साथ हमारी जो IT लिटरेसी का टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, फिर से बता दूँ ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं कह रही हूँ आप इन एग्जाम को, अपने IT एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप हल्के में ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, क्योंकि आपको फिर बाद में रिवीजन भी करना है। ठीक है, समझ लो, रिवीजन भी करना है आप लोगों को, बाद में अपनी तैयारी भी चेक करनी है, फिर एग्जाम में जाना है। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है अपनी तैयारी करने के लिए। तो सारी की सारी क्लासेस को
देखना है आपको, जो भी क्लास आपकी आने वाली है वो भी देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप एक भी क्लास छोटी ना तो फिर आप मेरे पे करोगे कि मैडम जी ये क्लास नहीं आई, वो क्लास आपने नहीं करवाई। एक तो आप देखो, एक तो एक्टिव नहीं रहोगे, फिर आप कहोगे कि ये क्लास नहीं हुई, ये क्वेश्चन नहीं हुए। तो इस तरीके से बोल रही हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपके हाथ में, आपका फ़ोन है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको प्लेलिस्ट पर जाना तो आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट, और कोपा के स्टूडेंट्स आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोपा की क्लासेस भी मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।